स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज्योग्राफी के बेसिकली दो सेक्टर है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ज्योग्राफी के बेसिकली दो सेक्टर है। पहला भाग देखा जाता है, एक है इंडियन ज्योग्राफी और एक दूसरा देखा जाता है, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करने वाले हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज मैं ब्रह्मांड को पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज मैं ब्रह्मांड को शुरू करने वाला हूँ और ब्रह्मांड को पूरे विस्तारित ढंग से पढ़ाऊंगा। और मेरा यह कोशिश रहेगा किसी भी जीके रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर ब्रह्मांड से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज का क्लास ब्रह्मांड से। तो पहले समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं यह क्या एक सूर्य है। तो हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं और ग्रह के थोड़े से दूर पर जाएंगे तो देखेंगे नक्षत्र पाए जाते हैं और नक्षत्र से कुछ दूरी और जाने पर देखेंगे तो यह क्या पाए जाते हैं, तारामंडल पाए जाते हैं। तारामंडल पाए जाते हैं और सूर्य से बहुत ही दूरी और जाने पर क्या पाए जाते हैं, आकाश गंगा पाए जाते हैं। और इन सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का परिभाषा यहीं से निकल जाता है। ब्रह्मांड है क्या, आपको रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ से हम देख लेते हैं ब्रह्मांड का परिभाषा क्या है। तो कैसे निकलेगा ब्रह्मांड का परिभाषा, तो सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे जो कि हम पर समझ लिए ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद हम आकाश गंगा पढ़ेंगे। आकाश गंगा के बाद हम तारामंडल पढ़ेंगे और उसके बाद नक्षत्र पढ़ेंगे, फिर ग्रह पढ़ेंगे। और ग्रह में जितने भी ग्रह की संख्या 8 है उनको पूरा विस्तारित ढंग से पढ़ेंगे। फिर हम अंत में सन को पढ़ेंगे। तो पहले हम ब्रह्मांड को पढ़ लिए, ब्रह्मांड क्या है इसको हमने समझ लिया, ब्रह्मांड है क्या। अब पढ़ते हैं आकाश गंगा। लेकिन आकाश गंगा पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं तारे हैं क्या। अगर तारे को आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो आकाश गंगा को पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम समझते हैं कि तारे हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं तारे हैं क्या। तारे हैं क्या, तो तारे क्या, जिनके पास अपना तापमान एंड प्रकाश हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो सूर्य क्या है, सूर्य एक क्या है, तारा है। क्यों तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या अपना तापमान है और अपना प्रकाश है। वहीं अगर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा के पास ना ही अपना तापमान होती है ना ही अपना प्रकाश होती है। वह सूर्य के प्रकाश को लेकर ग्रहण करके तब वह चमकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है, जबकि चंद्रमा क्या एक तारा नहीं है। तो क्या है फिर चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि एक पृथ्वी का उपग्रह है। तो फिर हम समझते हैं कि यह जो तारा है इसका निर्माण कैसे होता है और फिर यह तारा जो होते हैं मृत्यु को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं तारे का निर्माण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस पाए जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो हाइड्रोजन पाई जाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। लोग एग्जाम में नाइट्रोजन को मार देते हैं, जबकि नाइट्रोजन क्या वायुमंडल में सबसे ज्यादा
अगर मात्रा पूछे तब नाइट्रोजन होगा। अगर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो वह कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस पाई जाती है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और अन्य सारे गैस भी पाई जाती है। जब यह गैस क्या होता है, काफी दूर दूर होते हैं, जब यह गैस क्या होता है, काफी दूर दूर होते हैं, तो गैस की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विरल गैस बोलते हैं। जब यह गैस क्या होता है, काफी नजदीक आ जाते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, तो गैस के इस अवस्था क्या बोलते हैं, नेबुला या फिर इसे निहारिका कहते हैं, नेबुला या निहारिका कहते हैं। ऑटोमेटिक है, जब गैस क्या आता है, काफी दूर दूर है, तो क्या काफी दूर दूर से जब वह गैस काफी नजदीक आए तो उसके बीच क्या होगा, तापमान अधिक उत्पन्न होगी, तो क्या उसमें चिंगारी उत्पन्न होगी और कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या आग लग जाएगी। जो आग लग जाएगी तो यह जो गैस है इससे क्या होगा, तारा का निर्माण होगा, इससे क्या होगा, तारा का निर्माण होगा। अब तारा का निर्माण हो गया तो इसमें क्या होगा, प्रकाश होगी, ऊर्जा होगी। लेकिन इस तारे में प्रकाश आता है कहाँ से और ऊर्जा कहाँ से आता है, जो हमेशा यह तारा चमकते रहता है। तो तारे के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा तारे को ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त होती है और तारे चमकते रहते हैं। लेकिन समझ लेते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, जब हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करती है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण होती है और यही ऊर्जा तारे को मिलती है। जैसे देख ले, हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक आपस में क्रिया करके जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा तारे को मिलती है और तारे हमेशा चमकते रहते हैं और तारे के अंदर एनर्जी यहीं से प्राप्त होती रहती है। तारे के अंदर जो है एनर्जी यहीं से प्राप्त होती है। लेकिन तारे जो चमकते हैं ऐसा तो है नहीं कि हमेशा तारे चमकते ही रहेंगे, हमेशा उसमें एनर्जी आते ही रहेगा। जब वह चमकता है तो उसमें एनर्जी का हरासमेंट होता है और एक ऐसा समय भी आएगा जब तारे क्या मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। तो तारे में लगभग अगर देखा जाए, तारे में लगभग 90% ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो तारे अपनी अवस्था को चेंज कर लेते हैं। इस अवस्था को हम रेड जायंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेड जायंट कहते हैं। जब इसमें लगभग 95% ऊर्जा समाप्त हो जाती है ना तो तारे की इस अवस्था को श्वेत वामन कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। तारे की इस अवस्था को श्वेत वामन कहते हैं और इस अवस्था में भी तारे हल्के हल्के चमकते रहते हैं। जब इसमें 100% ऊर्जा समाप्त हो जाती है ना, जब इसमें 100% ऊर्जा समाप्त हो जाती है तब इसमें क्या होता है, काला वामन का निर्माण होता है। काला वामन का निर्माण होता है। यहाँ पर तारे क्या होते, बिल्कुल ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्वेत वामन तारा को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस तारा को हम जीवाश्म तारा कहते हैं, तो श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तारे आकर मृत्यु को प्राप्त कर ले, यह जो कंडीशन होता है सिर्फ छोटे तारे के लिए होता है, तो बड़े तारे के लिए अलग कंडीशन होता है। लेकिन बड़े तारे भी इस रेड जायंट अवस्था तक आते हैं, यहाँ से इसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो क्या चेंज होती है, तो बड़े तारे जब रेड जायंट की अवस्था तक आते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अभिनव तारा का निर्माण होता है। अभिनव तारा का निर्माण होता है। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस तारा को हम विस्फोटक तारा कहते हैं, तो अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा कहते हैं। जब यह अभिनव तारा विस्फोट करती है ना तो 4 कंडीशन यहाँ पर निर्माण होता है। या तो अभिनव तारा विस्फोट होगा तो या तो वह न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करेगा, या फिर क्वेसर का निर्माण करेगा, या फिर पल्सर का निर्माण करेगा, या फिर ब्लैक होल का निर्माण करेगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों की अपनी अपनी विशेषता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की क्या विशेषता है, इन चारों में से जो है सबसे बड़ा आकार जो होता है न्यूट्रॉन का होता है। सबसे बड़ा आकार न्यूट्रॉन का होता है।
लेकिन क्वेसर और पल्सर की क्या विशेषता है, इसके द्रव्यमान कम होने के कारण जो है अत्यधिक घूर्णन गति से या गति करते रहते हैं। अब ब्लैक होल की क्या विशेषता है, जब अभिनव तारा टूटने से अगर ब्लैक होल का निर्माण हो गया तो इसकी अपनी एक विशेषता है। क्या है विशेषता, तो जब यह ब्लैक होल का निर्माण होता है यह अपने द्रव्यमान को अपने अंदर पूरे सिमट लेती है, जरूरत से ज्यादा ही सिमट लेती है, जिसके कारण अगर द्रव्यमान सिमट लेगा तो जाहिर सी बात है उसमें डेंसिटी क्या होगी, अत्यधिक आ जाएगी। और डेंसिटी इतनी अत्यधिक आ जाती है कि अगर सूर्य के प्रकाश इनके अंदर से होकर गुजरे तो उन सूर्य के प्रकाश को वह सोख लेती है और वह सूर्य के प्रकाश को जाने ही नहीं देती है, जिस कारण से ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि तारे क्या है, तारे का निर्माण कैसे होता है और अंत में तारे के मृत्यु कैसे हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक टर्म और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि तारे में कितने रंग पाए जाते हैं। क्या तारे में कितने रंग पाए जाते हैं, तारे में रंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तारे में बेसिकली 3 रंग पाए जाते हैं। एक लाल रंग पाए जाते हैं, लाल रंग पाए जाते हैं, और श्वेत रंग पाए जाते हैं, और नीला रंग पाए जाते हैं। लाल रंग तब पाए जाते हैं जब तारे में कम तापमान होती है, कम तापमान होती है। श्वेत रंग तब पाए जाते हैं जब इनमें मध्यम तापमान होती है, और नीला रंग तब पाए जाते हैं जब इनमें उच्च तापमान होती है। तो यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तारे में कौन सी रंग नहीं पाई जाती है। तो यहाँ से क्या करें, 3 ऑप्शन तो ये रहेगा और एक ऑप्शन दूसरा कोई रंग दे देगा। तो यहाँ से तारे से संबंधित जो रंग जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं तारे के थोड़ा अन्य बिंदु देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सब बात आप नोट करते हुए जाइएगा, जिससे आपको एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा जो आपको एग्जाम के वक्त रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प होगी। तो देखते हैं तारे से संबंधित अन्य बिंदु को देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य बिंदु से 3-4 पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के नजदीकी तारा कौन है, हम लोगों के नजदीकी तारा कौन है, तो आंसर क्या होगा, सूर्य। हम लोगों के नजदीकी तारा कौन है, तो सूर्य। अगर पूछे तो एग्जाम में सूर्य के नजदीकी तारा कौन है, तो वह कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ से लोग अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। हम लोगों के नजदीकी तारा जब भी पूछे तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। अगर सूर्य के नजदीकी तारा पूछे तो वह कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब देखते हैं पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन है, सबसे चमकीला तारा कौन है, तो वह कौन है, साइरस या फिर इसे डॉग स्टार भी बोलते हैं, साइरस या इसको डॉग स्टार बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस या डॉग स्टार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ठंडा तारा कौन है, तो वह कौन है, ओरियन नेबुला। वह कौन है, ओरियन नेबुला। और एक और पॉइंट पूछे जाते हैं, किस तारे को हम विस्फोटक तारा कहते हैं। तो अभी मैं तुरंत बताया किस तारे को विस्फोटक, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप याद करके रखिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, एक अन्य टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंद्रशेखर सीमा क्या है। चलिए दोस्तों उनको समझ लेते हैं, चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो समझ लेते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रशेखर नामक एक वैज्ञानिक ने एक कथन दिए थे क्या, कि जब तारे की मृत्यु होते हैं और जब ये अभिनव तारा विस्फोट करती है तो जाहिर सी बात है विस्फोट करने के बाद कुछ ना कुछ तो अवशेष जरूर ही बचेगी।
कुछ ना कुछ तो अवशेष तो जरूर बचेगी। इसी संदर्भ में चंद्रशेखर नामक एक वैज्ञानिक ने अपना एक कथन दिए थे। क्या कथन दिए थे कि कथन क्या देते हैं, जब ये जो अवशेष बचते हैं, इन अवशेष का ये जो अवशेष बचते हैं, ये जो अवशेष है, यदि सूर्य के द्रव्यमान के, यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से 1.44 गुना से यदि कम हो जाता है वह अवशेष, सूर्य के द्रव्यमान को 1.44 गुना से उसका द्रव्यमान कम हो जाता है इस अवशेष का, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो श्वेत वामन का निर्माण होगा। यदि सूर्य के द्रव्यमान के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक या अवशेष बचता है, 1.44 गुना से अधिक या अवशेष बचता है, तो वह क्या पड़ेगा, तो यह इस कंडीशन को फॉलो करेगी, अर्थात अभिनव तारा का निर्माण होगा। तो बेसिकली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिजिट को लेकर, एग्जाम में पूछ देगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो यहाँ पर 1.44 देगा या कभी कभी 1.5 भी दे देता, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 1.4 दीजिएगा आंसर, नहीं तो अगर 1.5 नहीं है तो 1.5 आंसर तो रहता ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे ब्रह्मांड क्या है, फिर तारे क्या है, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे में कितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं, और तारे के अन्य बिंदु भी देख लिए होंगे, और ये चंद्रशेखर सीमा, ये सारे पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगला क्लास में पढ़ाएंगे क्या, आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे पाए जाते हैं, ये सब हम पूरे विस्तारित ढंग से पढ़ेंगे। तो कल हम आकाशगंगा के टॉपिक लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना रिस्पांस जरूर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।